खुद के ऊपर भरोसा रखो मेरे दोस्त, खुद के ऊपर भरोसा रखो मेरे दोस्त, क्योंकि अपने और सपने कब बदल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, आज बेहतरीन तरीके से हम बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सर, बेहतरीन तरीके से तो समझ आया, लेकिन ये बेहतरीन चीज़ें क्या है? तो आपको बता दें कि बेहतरीन चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपका एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। किस एग्जाम में सर? तो एसएससी जीडी का एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। सर, एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल एसएससी का भी जितना एग्जाम होगा सभी में भर भर के पूछा जाएगा। भर भर के मतलब सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डली आप देखेंगे ना तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां से टच हो जाने वाला है, एकदम एज इट इज छप जाने वाला है। तो भैया आप याद रखिएगा कि आज जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ना, बड़ा मजेदार तरीका से पढ़ाने वाले हैं और ऐसा पढ़ा देने वाले हैं कि सब जाकर के आपका दिमागवा में ऐसे चिपक जाएगा, सब लोड हो जाएगा, सब चीज आपका दिमाग में धस जाने वाला है। यानी कि आप एक बार पढ़ लिए तो निर्तन्न हो जाइएगा एकदम। ऐसा नहीं कि आप 10 बार वह चीज को पढ़ रहे हैं। भैया ये जान रहे हैं, ये तो हम पढ़ रहे हैं बड़ी दिन से, लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है। दिमाग में कैसे बैठेगा? आप पढ़ने का तरीका को चेंज करेंगे तभी तो। पढ़ने का तरीका आप नहीं चेंज करते तो आप यकीन मानिए कि एक बार क्या 10 बार क्या 100 बार भी पढ़ लेंगे ना, वो आपका दिमाग में नहीं बैठने वाला है। बार बार यही कहेगा कि दिमाग में धस ना रहा लो भैया, कभी ना धसेगा दिमाग में। इसीलिए इस बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, कंसंट्रेशन के पावर पढ़ लीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारा कुछ आप टच कर पाएंगे, सारा कुछ आप बना पाएंगे, सब कुछ आपके दिमाग में हूबहू रहेगा और तुरंत आप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसको पढ़ाने के बाद हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आएंगे। यदि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप यकीन मानिए हमको आप कुछ भी कह सकते हैं और हम आपका गुलामी करेंगे यदि नहीं बनेगा भैया। जी हाँ, बिल्कुल गुलामी करेंगे। बस इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ देख लेना, इस वीडियो को पूरा समझ लेना और समझ लेने के बाद यदि नहीं बनता है तो पक्का हम गुलामी करेंगे और ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। चलिए सर, वैसे आज पढ़ाइएगा क्या? तो पढ़ाएंगे यही भैया। क्या पढ़ाएंगे? तो भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, यानी कि सर ऐसे आप सीधा कहिए ना कि भारतीय संविधान जो बना उसका इतिहास क्या रहा, किस प्रकार से कंप्लीट हो पाया, किस प्रकार से बन पाया, पूरा प्रोसेस क्या रहा, यही आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं। प्यार से देखिएगा तो आपको जो है ना, आपको पॉलिटी से भी प्यार हो जाएगा। यानी कि सर अभी आप पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल आप लाइन पर आ गए हैं ना। बिल्कुल हम आपको अभी पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं और पॉलिटी जैसे ही आप पढ़ते हैं आपका दिमाग में जो है ना सारा चीज़ें वो घूमने लगता है, वो रिसर्च करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं। आपका जो ऑरा है ना सोचने का वो बढ़ जाता है कि आखिर राजनीति में इस प्रकार के जो माहौल हैं या फिर इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो कैसे होता है और किस प्रकार से सारा चीज़ें हैंडल हो पाता है। तो चलिए आज के सेशन में हम शुरू करेंगे और आपको हम शुरू से बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ है, उसका इतिहास क्या है, ये डिटेल में आपको हम बता देने वाले हैं। भैया शुरू कर दीजिए सर। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जो भारतीय संविधान है ना, जब भी भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत के संविधान बनने तक का जितना भी प्रोसेस हुआ था, यानी कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो अंग्रेजों ने शासन किया उसका भी बहुत तरह का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसको भी यानी कि सब चीज़ों को संग्रहित किया, उसके बाद भारतीय संविधान को लिखा। आप कहेंगे सर एक चीज़ छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? तो विदेशी के द्वारा जो है ना बहुत सारा स्रोत लिया गया, अलग अलग देशों से जो है ना बहुत सारा चीज़ को इंक्लूड किया गया और सभी को इंक्लूड करके भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। सब चीज़ इंक्लूड किया गया नहीं, जो चीज़ें दूसरे देश का अच्छा लगा उसको हम अपना लिए भैया। हम जो है ना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया इस भावना के साथ चलते हैं, यानी कि सब चीज़ें हम इंक्लूड करने का काम करते हैं। किसी को देख करके हमको अच्छा लगा तो चलो भैया हम भी क्या करेंगे, अपना लेते हैं। अब ये नहीं सोच लेना कि भैया घोड़वा को देख करके जो है बेंगो नल ठोका ले, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन मेरा इंडिया, मेरा देश, मेरा भारत का जो है ना ओहदा और सीना जो है ऐसे ही गर्व से फूलता है क्योंकि हम लोग सब चीज़ करने के एबल हैं, सब चीज़ करने के योग्य हैं और आप भी सब चीज़ करने के योग्य हैं भैया, याद रखिएगा।
चलिए सर शुरू करिए, कैसे भारतीय संविधान का जो है ना विकास हुआ, उसका इतिहास क्या है, संक्षिप्त में बताएंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा यूपीएससी लिखने वाला हम नहीं बताएंगे, तो यूपीएससी वाला जो भी लोग हैं भैया छोड़ दीजिए, आपके लेवल का नहीं है। हाँ लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं तो बेसिक आपके लिए बहुत अच्छा है। कहेंगे सर कब से शुरुआत हुआ, तो आपको पता है 1757 में क्या हुआ था सर, प्लासी की लड़ाई हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था सर, तो बक्सर की युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें पता है, इसमें क्या पता है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो जीत जाता है, यानी कि अंग्रेज जो है ये दोनों लड़ाई को जीत जाता है, बिल्कुल जीत जाता है। और जैसे ही जीत जाता है वो यहाँ पे नियंत्रण करने लगते हैं, यहाँ पे शासन करने लगते हैं, यहाँ पे अपना दबदबा बनाने लगते हैं। कहाँ पे सर, बंगाल के एरिया में। बिल्कुल यही आपने सही सुना। और जैसे ही यहाँ पे दबाव बनाने लगता है, प्रेशर करने लगता है, नियंत्रण स्थापित करने लगता है, सत्ता स्थापित करने लगता है, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ के लोग उनके अंडर काम करने लगते हैं। क्योंकि दो लड़ाई जो है ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हार चुका है यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो शासक है वो हार चुका है। अब क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे चीज़ें क्लियर होता है। कैसे, वो सारा चीज़ देख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि 1857 की प्लासी की लड़ाई और 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई जो है ना, अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद क्या होता है, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का शिकंजा कस लेता है। वो वहाँ पे शासन करने का जो है पूरा कोशिश कर लेता है। और इसी शासन को अपने अनुकूल के बनाए रखने के लिए कि कैसे हम अपना शासन व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से बनाए रख सकें, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट लाया, अलग अलग नियम बनाया, अलग अलग तरीका अपनाया, अलग अलग रूल पारित किया। और ये सारा रूल ही क्या हो गया, भारत के संविधान का सीढ़ी बन गया। यानी कि यूं कह लीजिए कि वही सारा जो उस समय से शुरू हुआ, क्या चीज़, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर एक्ट कहिए, रूल कहिए, वही सब रूल धीरे धीरे आकर के भारतीय संविधान का निर्माण के समय सब चीज़ को इंक्लूड किया गया। उसी में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सर, तो सबसे पहला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं GUI। क्या कहते हैं, GUI। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोहर मार लीजिएगा, जो करना है प्यार से समझ लीजिए कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें हुआ क्या क्या था ये भी तो बता दीजिए, तो सुन लीजिए। हुआ इसमें ये भी था, क्या हुआ था सर, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो है ना ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। यानी कि भारत में जो है सत्ता को स्थापित करने के लिए पहला कदम इन्होंने उठाया था। कौन सा, तो आपको पूछ सकता है कि कब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना भारत में पहला कदम उठाया शासन करने के लिए। तो शासन करने के लिए पूछेगा तो हम क्या कहेंगे भैया, 1773 में, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ व्यापार करते थे, उससे पहले वो कुछ नहीं, शासन में नहीं था। लेकिन जब ये दो लड़ाई जीत जाता है ना, उसके बाद उसको लगता है अरे हमारे पास तो बहुत चीज़ है, हमारे पास जो है बहुत चीज़ हो सकता है, बस काम करना होगा। और फिर क्या किया, उन्होंने शिकंजा कसा कि हम अब शासन करेंगे। अब क्या करेंगे, शासन करेंगे और सबको अपने अंडर से काम करवाएंगे। तो भैया सबसे पहला बोलेगा कि सबसे पहले जो है ना नियंत्रण और सत्ता स्थापित करने का काम कब किया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत से किया। और उसी समय से संसदीय नियंत्रण को स्थापित भी किया। यानी कि क्या है, संसद के अनुसार, जिस तरह से अभी भारत का संसद है उसके अनुसार से जिस तरह काम होता है, उसके समय यानी कि 1773 के बाद से ही वैसा नियम उस समय वहाँ पे भी चलने लगा। इसके बाद क्या है, तो इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया। कंपनी को क्या है, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य क्या होता है सर, तो प्रशासनिक कार्य वैसा कार्य है जो प्रशासन के लिए किया जाता है। यानी कि पुलिस कार्रवाई वगैरह जो होती है वो सब प्रशासनिक कार्य होता है। और राजनीतिक कार्य क्या हो गया सर, तो राजनीतिक कार्य वो हो गया जो नेता करते हैं, विधायक करते हैं, मंत्री करते हैं आज के समय में, वो हो गया राजनीतिक कार्य। तो उस समय कौन सा राजनीतिक कार्य होगा, तो उन्हीं के हाथों में जो सत्ता रहेगा वो होगा। और प्रशासनिक कार्य जो पुलिस कार्रवाई वगैरह से होता है वो होगा। यानी कि दोनों को जो है मान्यता दे दिया गया, राजनीतिक कार्य को भी और प्रशासनिक कार्य को भी मान्यता दे दिया। कब दे दिया भाई साहब, प्यार से देखो, 1773 ईस्वी को। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ही मान्यता दे दिया गया प्रशासनिक का भी और किसका, राजनीतिक का भी। चलिए सर
बहुत अच्छा है, और इसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट को आप याद रखिएगा। केंद्रीय प्रशासन मतलब क्या हो गया सर, जो प्रशासन यहाँ पे चल रहा था, शासन चल रहा था, उसको केंद्र के द्वारा संचालित किया जाने लगा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। जैसे आप देख लीजिए ये पूरा क्या है, ये सेंटर है, केंद्र के द्वारा पूरे एरिया में जो है ना संचालन चलने लगा। केंद्रीय संचालन प्रशासन उसी को कहते हैं, यानी कि जो भी काम होगा वो सेंटर से होगा, सेंटर का जो आपको अनुमति मिलेगा उसी के अनुसार पूरा कार्य होगा। यानी कि वहाँ से जो ऑर्डर आया वो सभी एरिया के लिए पारित होगा और सबको वो करना पड़ेगा। जैसे अभी आप केंद्र देख लीजिए तो भारत सरकार है, और भारत सरकार क्या करते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की जो है मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, वो भी उनके अंदर काम करते हैं। यानी कि जो सेंटर के द्वारा रूल लागू हुआ वो पूरे राज्य के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय शासन कहते हैं। चलिए सर ये चीज़ें तो क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे भैया। चलिए थोड़ा सर आगे लेकर के चलिए, और आगे यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसका विशेषता पता चल जाएगा। सर ये विशेषता है किसका, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का विशेषता है। किसका विशेषता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विशेषता है। देख लीजिए पहला क्या हुआ था सर इसमें, तो गवर्नर जनरल की पदवी धारण कर लिया गया भैया। अब यहाँ से ये और इम्पोर्टेंट होने लगेगा। क्यों 1773 इम्पोर्टेंट था वो भी हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा गौर दीजिएगा, और गौर करेंगे तो सारा चीज़ क्लियर होगा। पहले क्या था, तो बंगाल में जो है ना गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था सर, बिल्कुल ये गवर्नर था। और बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लास्ट वाला जो है गवर्नर कौन थे? बंगाल का लास्ट गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और इसका जो पद को जो है ना चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कर दिया भैया। ले पहले कौन सा पद था, तो गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल उपाधि दे दिया गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है सर, तो पूछा जाता है ना इसमें कि प्रथम जो है ना, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन सर पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। तो भैया जो अंतिम गवर्नर होगा ना वही प्रथम क्या होगा, प्रथम आपका गवर्नर जनरल होगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम सिर्फ बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि सर बड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है। देख भैया तो कौन थे बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अब बंगाल का गवर्नर यही था, अब इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया तो बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है सर, तो हमने क्या देखा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल का गवर्नर था, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा काम क्या किया गया, मुंबई को और मद्रास को, भैया मुंबई के और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ले अब क्या है, क्षेत्र बढ़ जाता है। कैसे क्षेत्र बढ़ गया सर, पहले तो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है ना बड़ा पद दे दिया गया, किसका, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और जो मद्रास है और मुंबई है, मद्रास और मुंबई को दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नहीं भैया, बंगाल वाला क्या किया, दिमाग लगा करके मुंबई और मद्रास को अपने अंडर कर लिया। कहाँ जाएगा रे, आप यहाँ आओ मेरे अंदर काम करो। कौन बोल रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, इसी के अंदर अब मुंबई के और मद्रास के, एमएम से याद रखिएगा भैया, एमएम से मुंबई और मद्रास को बंगाल के बीएमएम में याद रखिएगा। बी मैंने बंगाल, मद्रास और मुंबई, तीनों को जो है किस कौन लीड कर रहा था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग लीड कर रहा था, उसी के अंदर इसको काम करना पड़ रहा था। तीसरा चीज यहां से देख लीजिए, इस एक्ट के तहत बनने वाली प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये तो बता दिए भैया, पुरान हो गया। चलिए अगला पॉइंट पर चलिए। दूसरा चीज, गवर्नर जनरल की जो है ना परिषद बुलाई गई, जिसमें आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंसी की एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की 4 सदस्य शामिल थे। यानी कि पहला क्या होगा, एक तो परिषद बना दिया जिसको प्रेसिडेंसी कहते हैं, और इसी परिषद में क्या है, एक तो होगा गवर्नर जनरल और दूसरा क्या होगा, दूसरा में 4 सदस्य होगा।
जो क्या है गवर्नर जनरल को मदद करने वाला है। तो यहाँ 4 सदस्य भी शामिल कर दिया गया। और क्या है सर, तो ये सभी सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। सत्ता का उपयोग यानी कि क्या है, आपके हाथों में यदि सत्ता है तो आप अकेले नहीं बल्कि गवर्नर के साथ जो 4 अन्य सदस्य थे वो सभी लोग यानी कि 5 लोग मिल करके सत्ता का उपयोग करते थे कि किस प्रकार से शासन प्रशासन करना है, इसका जिम्मा ये 5 लोगों के हाथों में था। यानी कि सर अभी तक हमने क्या देख लिया, तो गवर्नर जनरल जो है ना उसका पदवी धारण हो गया, यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला जो है गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। और अंतिम गवर्नर कौन बना बंगाल का, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। ये तो क्लियर हुआ सर। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, तो यहाँ से हमने देखा मद्रास और मुंबई जो है ना उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल ही अब वहाँ पे भी अपना शासन प्रशासन करने लगे थे। इसके बाद हमने देखा कि इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई जहाँ पे एक गवर्नर जनरल तो रहेंगे भैया, उसके साथ साथ 4 और भी सदस्य शामिल होगा और वो 5 मिल करके जो है ना 5 मिल करके वहाँ पे शासन व्यवस्था का जो है ना रूपरेखा तैयार करेंगे और सभी रूप संयुक्त रूप से उसका उपयोग करेंगे। ये तो सर क्लियर हो गया। अब आगे लेकर के चलिए, हम लोग को बिल्कुल आगे लेकर के चलेंगे, रोकने का हम प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा विशेषता क्या है सर, तो तीसरा विशेषता यहाँ से क्लियर होगा और ये VVI है, VVI नहीं सर, UGI या GUI। क्या होगा, GUI, गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट है सर। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गया सर। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गया। कब हो गया सर, तो 1773 में तो ये आया क्या, चार्टर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। और उसके 1 साल के बाद यानी कि सर 1774 में, बिल्कुल 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो जाता है। कहाँ पे सर, कलकत्ता में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाता है। और आपको पता है कि इसमें ये कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ उसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और 3 को क्या रहते हैं, अन्य न्यायाधीश रहते हैं। क्या रहते हैं सर, अन्य न्यायाधीश रहते हैं। यानी कि टोटल जो है वो 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, टोटल 4 लोग रहते हैं। और 4 लोग मिल करके इस जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है पूरा कार्यभार चल रहा था। इसमें देख लीजिए, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 के उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और तीनों का जो है ना, अन्य न्यायाधीश का भी नाम और मुख्य न्यायाधीश का भी नाम पूछा जाता है। आपको हम ट्रिक से बताएंगे। देख भैया, पहले देख लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम क्या है, सर एलिजा इम्पे। क्या है, सर एलिजा इम्पे। सर ये तो बड़ा गजब का नाम है, बिल्कुल गजब का, ये आदमी भी थे। तो सर एलिजा इम्पे क्या है, पहला यानी कि प्रमुख जो ये मुख्य न्यायाधीश इसको कहेंगे, ये हैं। एंड सर 3 जो अन्य सदस्य यानी न्यायाधीश बोले वो क्या है, तो चैम्बर्स है, दूसरा क्या है, लिमेस्टर है, और तीसरा क्या है, हाइड है। सर ये तीनों नाम और ये चारों नाम बड़ा गजब है। एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। सर एलिजा इम्पे, ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश कौन है सर, चैम्बर्स है, लिमेस्टर है और हाइड है। क्या है, चैम्बर्स है, लिमेस्टर है और हाइड है। सर ये चैम्बर्स वही क्या, हृदय वाला जो होता है वही है क्या, नहीं भैया, ये नाम है। इसको कैसे याद रखना है ये हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारा चीज दिमागवा में बैठ जाएगा। कैसे सर बैठ जाएगा, तो देख लीजिए, सर एलिजा इम्पे, ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए ट्रिक क्या है, सर एलिजा इम्पे चली हाई कोर्ट कलकत्ता। यहां से आपका क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा सर, देख लीजिए, सर एलिजा इम्पे कौन जा रही है, सर एलिजा इम्पे जा रही है, चली माने चली वहां से, है ना, हाई कोर्ट कलकत्ता। कहां चली, हाई कोर्ट कलकत्ता। अब आप कहेंगे सर हाई कोर्ट थोड़े ना था, सुप्रीम कोर्ट था। बिल्कुल था, लेकिन हम याद करने के लिए बता रहे हैं भैया। देखिए, सर एलिजा चली, च से देखेंगे तो चैम्बर्स हो जाएगा। क्या होगा, चैम्बर्स हो जाएगा। और ली से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमेस्टर हो जाएगा। और हाइड है तो यहां से हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई, हाई से हाई कोर्ट हो गया। और ये कोर्ट मैंने यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखिएगा। और कहाँ था, ये कलकत्ता में था। और कब था, तो 1774 में बना था, 1774 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से आपका नाम याद रख हो गया होगा। क्या सर, तो सर एलिजा इम्पे चली कहाँ पे, हाई कोर्ट कलकत्ता। और यहाँ से चली से क्या हो गया, चैम्बर्स, और ली से लिमेस्टर्स, एंड हाई से हाइड
तो ये क्लियर हो गया, चारों नाम आपका दिमाग में बैठ गया होगा। नहीं बैठा है तो फिर से एक बार देख लेना स्किप करके, बहुत अच्छा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद सर अगला जो काम हुआ था वो क्या हो गया था, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो देखिए, व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय क्या था ना कि अंग्रेज जो बड़ा दिमाग लगा करके यहाँ के लोगों को ठग लेते थे। जैसे अभी आपका मुखिया, विधायक, मंत्री ठग लेते होंगे, आपका ही घर आकर के आपसे ही पैसा लेकर के चल जाते हैं, या आप यदि उसको कुछ काम करने के लिए देते हैं तो बदले में वो पैसा लेना चाहता है और आप पैसा उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से देते हैं। वैसे ही उस समय था भैया। अंग्रेज का जो आदमी था ना वो बड़ा चालाक था। वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेता था, बल्कि वो बोलता था कि आप जो है ना हमको शगुन के तौर पर दीजिएगा या उपहार के तौर पर दीजिएगा, ये नहीं कह के दीजिएगा कि हमको घूस दे रहे हैं। और उस समय भी रिश्वत चल रहा था, तो व्यापार में या रिश्वत पर जो है ना पूरा तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या बोला गया, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी जो थे उसको निजी व्यापार नहीं करने दिया गया। निजी मतलब प्राइवेट व्यापार बंद कर दिया गया। दूसरा क्या कर दिया है सर, भारतीय लोगों के साथ जो है ना उपहार या फिर रिश्वत लेने की जो है ना प्रतिबंध लगा दिया। पहले तो रिश्वत लेते थे, लेकिन क्या है, और रिश्वत को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या उसने दिमाग लगाया, अरे रिश्वत के नाम से नहीं लेंगे, तुम हमको गिफ्ट देने के लिए आना, या फिर गिफ्ट वाला पैक जो है ना उसमें पैक करके हमको दे देना। तो ये चीज़ें क्या हो गया, वहाँ पे प्रचलित हो गया। तो सरकार ने, वहाँ का उस समय के अंग्रेज सरकार ने क्या किया भैया, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ना ही आप निजी व्यापार कर पाएंगे और ना ही भारतीय लोगों से उपहार ले पाएंगे। उपहार भी नहीं लेना है, गिफ्ट भी नहीं, और रिश्वत भी नहीं लेना है, घूस तो बिल्कुल नहीं लेना है। ये कर दिया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है ना व्यापार और रिश्वत जो है, व्यापार, निजी व्यापार भी बंद कर दिया गया और रिश्वत को या उपहार को भी कब बंद कर दिया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा सर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। और यहाँ से ही सारा कुछ खत्म हो गया। सर अगला आप बता दीजिए। ये तो बहुत चीज़ें हमने समझ गया। पांचवा क्या है, ब्रिटिश सरकार का जो है ना नियंत्रण, यानी कि क्या है यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का किस प्रकार से नियंत्रण हो गया, ये चीज़ें देखिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो है ना नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, यानी कि जो डायरेक्ट करता है। अभी थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना पूरा प्रशासनिक भार को देखता है, प्रशासनिक जो नोटिस होता है वो सरकार को देता है। और जैसे ही आप समझ जाइए कि सारा प्रशासनिक सूचना सरकार को जाने लगेगा तो और सशक्त हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो गया, कंपनी जो है ना ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण यहाँ पे स्थापित हो गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा जो यहाँ का नोटिस है वो सारा चीज़ वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, भेज देता था। एंड नेक्स्ट क्या है सर, कंपनी का जो है ना भारत में अपने राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी ने क्या किया भैया, यहाँ का जो भी है राजस्व का नोटिस, नागरिक का नोटिस, सैन्य मामला का नोटिस, जो भी जानकारी है सभी ब्रिटिश सरकार को देना है। और ये काम कौन कर रहा था सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा था। तो ये आप इसको भी यहाँ से क्लियर कर लिए होंगे। ये पांचों पॉइंट हमने यहाँ से देख लिया है, बेसब्री से देख लिया है सर। चलिए सर ये तो आपने बता दिया, इसके आगे का बात बता दीजिए। अब हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, लेकिन इससे पहले कुछ हम चीज़ें रिवीजन करा देते हैं जो भी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले कैसे शुरू होता है भारतीय संविधान का इतिहास, उसके बारे में हमने बताया। और कहा कि 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुआ और प्लासी की लड़ाई में हार हो गया, फिर 1764 में भी बक्सर का युद्ध होता है, उसमें भी यहाँ के शासकों का हार हो जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद से वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्यों ना सत्ता किया जाए, सत्ता स्थापित किया जाए, शासन किया जाए, और यहाँ पे वो शासन करने का बात सोचते हैं। और उसी के बाद अपना सत्ता नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के जो है कानून अपनाए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने लगा, और वही सारा कुछ आने वाले दिनों में क्या हो गया, भारतीय संविधान का सीढ़ी बन गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या क्या देखा, तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला कदम था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, ये हमने देखा। सर दूसरा हमने क्या देखा, तो दूसरा ये देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का ये पहला कदम था। दूसरा हमने क्या देखा, पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिल गया। और तीसरा हमने क्या देखा, तो इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये हमने देख लिया। बिल्कुल सर यहाँ पे देख लिया था। विशेषता में क्या देखे थे, तो गवर्नर जनरल की पदवी धारण हो गया, बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का और ये मुंबई का और फिर
मुंबई का और मद्रास का जो है ना उसको भी बंगाल के अंदर कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें देख लिए। उसके बाद एक्ट के तहत जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग था। सर बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की परिषद में हमने देखा था कि एक ऐसी सरकार के जो है ना स्थापित किया गया जिसमें एक जो गवर्नर जनरल तो रहेंगे, उसके साथ 4 सदस्य रहेंगे और पांचों मिलकर के जो है ना पूरा जो है संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करेंगे। ये हमने देख लिया था। उसके बाद देखा उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में कलकत्ता में जो है ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है अन्य न्यायाधीश रहेंगे, इसकी बात कही गई। और तीनों चारों का नाम हमने देख लिया था। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर एलिजा इम्पे थे और तीनों अन्य जो है वो चैम्बर्स थे, फिर लिमेस्टर थे और फिर तीसरा जो है हाइड है। उसके बाद हमने देखा व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जितने भी अंग्रेज कर्मचारी थे उनको बोला गया कि भाई साहब आप जो है निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे और भारतीयों से आप रिश्वत भी नहीं लेंगे और उपहार भी नहीं लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है ना पूरी तरह से यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सारा नोटिस जो है ब्रिटिश सरकार को भेज देता है और इस प्रकार से जो है सारा जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य भी कर देता है। और जब सारा नोटिस उसके पास चला जाता है, जानकारी चला जाता है, तो उसका भी हाथ मजबूत हो जाता है और भारत जो है धीरे धीरे गुलाम होने की ओर बढ़ने लगता है। सर इसके बाद का जो है ना एक्ट वो आप हमको बता दीजिए। तो भैया ये भी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ना, सबसे पहले ध्यान लीजिए, सेटलमेंट में होता है सेटिंग कर लेना, सेटल कर लेना। और 1781 में पहला हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो ये ऐसा चीज़ है जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो भी कमियां रह गया था उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। सर अब कमियां इसमें क्या रह गया होगा, तो कमियां जो है ना कलकत्ता की सरकार जो है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो विधि बनाने का जो है प्राधिकार प्रदान कर दिया गया। सर इससे पहले तो आप बताए थे, क्या हम बताए थे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो क्या करने लगा था, तो वो मद्रास पर भी और मुंबई पर भी, मद्रास पर भी और मुंबई पर भी जो है ना अपना अधिकार जमा लिया था और मद्रास का और मुंबई का जो गवर्नर था उसको भी अपने अधीन कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। बिल्कुल यही तो चलता है कि आपके पास यदि सत्ता दे दिया जाए, आपको पावर दे दिया जाए, तो आप जो है दूसरे को अपने अंडर में करने का सोचते हैं। वही यहाँ हुआ, बिल्कुल हुआ ना भाई साहब, आराम से समझिएगा। हमने ये चीज़ें पहले आपको बताया, लेकिन अब क्या है देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया, बंगाल के साथ साथ बिहार और कहाँ पे, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया। यानी कि आपको क्या है ना, आपको और भी एरिया डेवलपमेंट हो गया। पहले मद्रास और मुंबई भी था, अब बंगाल भी, बिहार भी, उड़ीसा भी। लो भैया अब इतना बड़ा एरिया में आपको जो है विधि बनाने यानी कि कानून बनाने का अधिकार आपको मिल गया। यानी कि इस एरिया में आप जो है ना अपना कानून बना सकते हैं। चलिए भैया ये तो पूरा एकदम से उसका हाथ में जो है पूरा सिकंजा ही चला गया, बिल्कुल चला गया। अब देख लीजिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमने आपको थोड़े देर पहले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो जो है ना व्यापारिक मामले को देखते हैं और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो राजनीतिक मामले को देखते हैं। यानी कि क्या है कि इस एक्ट के तहत आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है, इसमें 2 चीज़ें बेसिकली पूछा जाता है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताइए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बताइए कि कब से जो है ना, कब से प्रारंभ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसी समय से ये शुरू हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है व्यापारिक मामलों के देखना, और दूसरा सर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था, तो इसका मामला था राजनीतिक मामला को देखना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए आप कैसे याद रखिएगा, तो 84 बार जो है ना गलती किया तो डायरेक्टर ने क्या कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया। क्या कर दिया, पीट करके कंट्रोल किया। कैसे किया, पीट करके कंट्रोल किया। कब किया भाई साहब, तो हमने बताया कि भैया 84 बार गलती किया। एक बार गलती माफ़ कर देता है, दूसरा बार गलती माफ़ कर देता है, तीसरा बार माफ़ कर देगा, लेकिन जो 84 बार गलती कर दिया भैया उसको क्या है, पीट करके, कौन, डायरेक्टर ने पीट करके कंट्रोल किया। क्या किया भैया, डायरेक्टर ने क्या किया, पीट करके कंट्रोल किया।
यहाँ से सब आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्या क्लियर हुआ तो आप देख लीजिए। हमने बताया 1784 की बात होगा, तो 1784 यानी कि 84 बार गलती किया तो डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है पीट करके क्या किया भैया, कंट्रोल किया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। दैट मीन्स यहाँ से आपका क्लियर हुआ कि 1784 का जो है ना डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले का है, और दूसरा क्या है कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले का है, वो चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हुआ। कभी कभी यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इससे पहले जो बताएं वहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के पूछा ही जाता है। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे रिवीजन कर लें। एक बार है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमी रह गया था उसको यहाँ पे पूरा कर दिया गया। और कमी क्या था भैया, उस समय मद्रास और मुंबई तक ही पहुँच पाया था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या करने लगा, बंगाल के साथ साथ बिहार का भी और उड़ीसा का भी जो विधि बनाने का प्राधिकार इसको मिल जाता है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। 1784 में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, और दोनों का जो है ना शुरू करने के बाद इसमें जो भी काम था व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला इसको सौंप दिया गया। चलिए सर ये तो आपने बता दिया, इसके आगे भी कुछ बता दीजिए। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा जो चार्टर अधिनियम है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी आप देख लीजिए 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है। इसमें क्या हुआ था, तो कर्मचारियों का जो वेतन है ना, उस समय के जो कर्मचारी थे, स्टाफ जो थे, उनको जो वेतन है उस समय से पहले कुछ जो है अंग्रेज अपने तरह से देते थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है 1793 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि इसके बाद से जो है ना सभी कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यानी कि भारत का जो खजाना है भैया अब कैसे कैसे जो है ना अपना शिकंजा को और मजबूत कर रहा है, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। भारत का जो राजकोष था, भारत का जो निधि है, वहाँ से सबको अब सैलरी देने लगा, वेतन देने लगा, मुआवजा देने लगा। ले भैया खुश रहा, भारत के पैसा हो, आराम से खाओ, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही हो गया, क्या हो गया, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। किसको दिया जाने लगा, तो कि जितने भी कर्मचारी थे भैया नियंत्रण बोर्ड के। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा जितने भी कर्मचारी थे सबको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा 1.1793 ईस्वी का, ये याद रखना है। सर उसके बाद का बताइए, तो 1813 को चार्टर अधिनियम है, और ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, GUI है, ये भी क्या है, GUI है, गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट है, और इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है भैया। यानी कि सर 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बता रहे हैं, बिल्कुल यही बता रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, 4-5 चीज़ें रखना है। पहला चीज़ है कंपनी का जो अधिकार था ना, उस अधिकार के पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो कंपनी है उसको बोला भैया आप जो है ना मौज करिए, क्या करिए, मौज करिए, और क्या है 20 वर्ष तक आपका अधिकार को हम बढ़ा देते हैं, एकदम व्यापार एकदम खुलेआम करिए, जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, कंपनी का अधिकार को 20 साल के लिए, कम वर्ष के लिए नहीं, 20 वर्ष के लिए। 20 वर्ष में आदमी कहाँ से क्या हो जाता है, और 20 वर्ष तक इसको दे दिया, अधिकार दे दिया गया, बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, तो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। दूसरा क्या किया भैया, कंपनी का जो है ना भारत के साथ जो एकाधिकार था, यानी कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकता था। एकाधिकार मतलब सिर्फ उसी को अधिकार रहना एकाधिकार कहलाएगा। नहीं भैया हमारे सिर्फ अधिकार हो, हम ही यहाँ ये कर सकते हैं, ये व्यापार हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एकाधिकार कहते हैं। और ये कंपनी के एकाधिकार को क्या किया, खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या है, तो चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ जो है चाय का व्यापार का संबंध 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रह गया। यानी कि भैया भारत में तो आप सिर्फ अकेला नहीं है जो व्यापार करेंगे, लेकिन क्या किया गया, चीन देश के साथ और दूसरा पूर्वी देश जो है, पूर्वी देश के साथ व्यापार का एकाधिकार बना ही रहा, सिर्फ उसी को अधिकार रहा। किसको सर, तो कंपनी को सिर्फ अधिकार रहा, लेकिन भारत से एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। सर ये तो 2 चीज़ें हमारा क्लियर हो गया। तीसरा बता दीजिए, कुछ ऐसे सीमा था ना भाई, उसके अधीन जो है ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था। यानी कि भारत का कुछ ऐसा सीमा था जहाँ पे ब्रिटिश के व्यापारी कोई भी आकर के व्यापार कर सकते थे, उसको जो है ना पूरा ओपन कर दिया गया था। कब ओपन किया गया था सर, 1813 ईस्वी में।
ओपन कर दिया गया था। अब यहाँ 20 वर्ष के लिए जो बढ़ाया है ना, वो आप देखिएगा एक और आएगा एक्ट 1813 में आया था। इसमें यदि आप 20 ऐड करते हैं तो आपका होता है 1833, और ये 1833 में भी एक एक्ट आएगा, चार्टर अधिनियम आएगा, वो भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया है। तो जब बढ़ाया है उसका समय समाप्त होगा, उसके बाद भी तो कुछ नियम बनाएगा, इसीलिए 1813 का इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट। उसके बाद 1833 का भी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो भैया, हमने क्या बताया, कुछ सीमा ऐसा था जहाँ पे जो है ना ब्रिटिश नागरिकों के लिए पूरा ओपन कर दिया गया था कि आप आइए और व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, तो 1813 से पहले आपको हम बता दें, ईसाई पादरी जो थे ना, वो पहले नहीं आ सकते थे। यानी कि सर 1813 का जो चार्टर अधिनियम बना, उसके पहले नहीं आ पा रहे थे, बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे भैया, भारत में आने का बैन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही 1813 का चार्टर अधिनियम लागू होता है तो आप देखेंगे कि भैया पादरियों को जो है ना, ईसाई पादरियों को भारत आने का पूरा पूरा अधिकार मिल जाता है। जिसको आना है भैया आ जाओ, एकदम दरवाज़ा खुला है। अब घर में बुलाने वाला नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं सोच लेना कि घर में कोई बुला रहा है। तो ईसाई को जो है ना भारत में जो है आने का अधिकार मिल गया, यानी कि दरवाज़ा ऐसे जो बंद था पहले वो ऐसे खुल गया, और जैसे ही दरवाज़ा खुल गया सारा अपॉर्चुनिटी भी खुल गया, और सारे ईसाई पादरी भी आकर के भारत में निवास करने लगे भैया। तो ये कब से हुआ, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम जो है उससे क्या चीज़ें नहीं किया गया था, या फिर क्या चीज़ें लागू नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या चीज़ें किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पॉइंट बाय उठा करके भी पूछ सकता है कि बताइए कि ईसाई पादरियों का भारत में आगमन कब से शुरू कर दिया गया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम आपको याद रख लेना होगा। चलिए भैया, ये तो हमने बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे देख लिया गया। चलिए अब हम चलते हैं आपको आगे लेकर के। सर आगे क्या लेकर के चलेंगे, तो आपको बता दें, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि कंपनी का जो एक अधिकार है ना व्यापार करने का, और अधिकार है व्यापार करने का, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था। और 20 वर्ष जो हमने वहाँ पे देखा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, और यहाँ से 20 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 1833 में फिर से एक नियम होगा जिसका नाम होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या होगा, 1833 का चार्टर अधिनियम होगा। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता को यदि आप देखेंगे तो यहाँ से ये सारा चीज़ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। भैया ये भी जो है ना GUI है, क्या है, GUI है, मतलब गर्दा उड़ा के इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, यानी कि एनी हाउ आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर ऐसा क्या है, तो आप बता दीजिए। पहला नोट कर लीजिए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हमने सर इसे पहले भी देखा था कि 20 वर्ष तक बढ़ाया, यानी कि 1813, और 1813 से 20 बढ़ा दिया 1833, और 1833 में क्या किया, उसका व्यापारिक अधिकार जो मिला था उसको क्या कर दिया, टाई टाई फीस कर दिया। जो भैया ये नींद मेरा सो जाओ आराम से। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, बाय बाय कर दिया गया, नो, क्या कर दिया गया, नो, अब नहीं हो सकता है, व्यापार समाप्त हो गया। दूसरा सर, शासन तक सीमित कार्य कर दिया गया, यानी कि अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना था। यानी कि क्या हो गया सर, यानी कि पहले व्यापार भी करता था ना भैया, व्यापार करने में मन नहीं लगता, काहे, दर ब दर भटकना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राजा बन जाएंगे, अब हम शासन चलाएंगे, अब हमारे हाथ में जो है सत्ता होगा, क्या होगा, सत्ता होगा, कुर्सी होगा। तो यहाँ से क्या किया, शासन तक ही सीमित हो गया, कौन, कंपनी जो है उसका केवल काम क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना, भारत में शासन स्थापित करने का काम रह गया। तीसरा काम क्या रह गया सर, गवर्नर जनरल का नया नाम यहाँ से शुरू हो गया। यानी कि जो हमने देखा था, कब देखा था सर, तो हमने वहाँ पे आगे देखा था 1773 में कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब हम क्या देखेंगे, यहाँ भी जो है ना चेंज हो जाएगा, उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा सर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। कहिएगा सर यहाँ जो है ना बड़ी तेज़ी से उन्नति हो रहा है, बिल्कुल तेज़ी से उन्नति हो रहा है भैया। आप देख लीजिए उस समय बंगाल के गवर्नर थे पहले, अब हो गया गवर्नर जनरल, इतना खुला।
उसके बाद गवर्नर जनरल से हो गया, आप देखें कि मद्रास को भी और मुंबई को भी अपने अंडर कर लिया। उसके बाद क्या है, बंगाल को और उड़ीसा को भी कर लिया। अब क्या हो गया भैया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था और उस एरिया का था, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ले भैया, अब तो खुश हो गया, ले अब हमरे जैसन कौन है बताओ, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। कहाँ का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए, ये चीज़ें हो गया। अब सर आप क्या बताने वाले हैं, अब हम ये बताने वाले हैं कि विधि निर्माण की शक्तियों का जो है ना स्थानांतरण किया गया, यानी कि बम्बई और मद्रास की जो परिषदों ने विधि निर्माण की जो शक्तियां हैं उसको वापस ले लिया गया। यानी कि क्या हो गया सर, जो हमने देखा था उस समय कि बम्बई और मद्रास का भी जो है शिकंजा किसके हाथों में था, तो वो था उस समय कंपनी के हाथों में। लेकिन यहाँ पे जो है विधि निर्माण की शक्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया, यानी कि बम्बई और मद्रास की परिषदों से विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। जो उसको निर्माण करने के लिए शक्ति दिया गया था कि बम्बई का आप थोड़ा कुछ नियम बनाइएगा अपने एरिया में, मद्रास वाले को बोला गया भाई साहब तुम अपने एरिया में कुछ कुछ नियम बनाना, लेकिन वो सारा शक्ति अब कौन कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल अपने अंडर में कर लिया। भाई साहब नो एनीथिंग्स, आई वांट टू डू एनीथिंग्स फॉर एवरीवेयर, यानी कि पूरे भारत के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, ये कह करके ये जो है ना पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। चलिए सर, ये तो आपने बता दिया और ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो अगला जो है ना, भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था आपको बताना है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग तो नहीं था भैया, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेनिन, क्या था, आप यहाँ पे ऑप्शन में बता दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे क्या, बताइए तो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ये आपका सही आंसर होगा तो आप जो है कमेंट में कर दीजिएगा, या ना था आप जल्दी से इसका सही उत्तर बता दीजिएगा। चलिए सर, अगला पॉइंट बता दीजिए, विधि सदस्य का जो है ना समावेश किया गया। विधि सदस्य का समावेश माने होता है इंक्लूड कर देना, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के साथ में चौथा सदस्य किसी एक और को भी जोड़ लिया गया। इसके बारे में भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना। यानी कि सर एक बार हमको रिवीजन करा दीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए भैया। हमने बताया था 1813 के चार्टर अधिनियम में कि व्यापार का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और जैसे ही 20 वर्ष हुआ 1833 में एक और अधिनियम आ गया और इसमें साफ साफ मना कर दिया ना भैया व्यापारिक अधिकार अब पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया, टाइम हो गया ना भैया, अब जो है कोई अधिकार नहीं। दूसरा हमने क्या देखा, शासन तक सीमित कार्य, यानी कि जो है ना उसका कार्य पहले व्यापार करना था वो अब नहीं होगा। व्यापार में कोई लॉलीपॉप नहीं था, कोई मजा नहीं था, कोई मौज नहीं था, बोला भैया हम तो अब शासन करेंगे और सिर्फ शासन तक हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ शासन तक सीमित करके कब रह गया ब्रिटिश सरकार, तो आपको ध्यान देना 1833 के बाद से जो है ना सिर्फ शासन करने लगा था, व्यापार नहीं कर रहा था। गवर्नर जनरल का नाम जो है क्या बन गया, भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये चीज़ें हैं। और चौथा, विधि निर्माण की शक्ति का स्थानांतरण हो गया, जो मद्रास का और मुंबई का था उसमें क्या कर दिया, बढ़ा करके वो अपने अंडर ले गया। और चौथा पांचवा हमने देखा कि विधि सदस्य का समावेश किया गया, यानी कि एक और विधि सदस्य को शामिल किया गया गवर्नर जनरल में, जो भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये सर हमने देखा 1833 का चार्टर अधिनियम। बिल्कुल, अब आपको हम लेकर के चलते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं उसको अब देखने का प्रयास करते हैं। 5 चीज़ें वहाँ पे हमने बताया। छठा जो पॉइंट है वो क्या है सर, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। कैसे सर, भारत में दास प्रथा उन दिनों जो है ना बहुत जो है तेजी से चल रहा था, उसी के विधि के विरुद्ध जो घोषित कर दिया गया, यानी कि जो है ना दास प्रथा वो नियम कानून के विरुद्ध है, यानी कि वो नहीं होना चाहिए, नियम के अंदर नहीं है, इसका जो है उन्मूलन किया गया, हटा दिया गया। एंड 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कब किया गया, तो 1843 में। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है कि 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया, वो किस एक्ट के तहत किया, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ये किया गया था।
सातवां पॉइंट यदि इसमें आप याद रखेंगे तो वो क्या है सर, तो धारा 87 का प्रावधान यहाँ पे जोड़ा गया और इस धारा के तहत कंपनी के अधीन किसी भी पद धारण करने के लिए धर्म, जन्म स्थान या मूल या वंश या रंग आधार पर किसी भी व्यक्ति का अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि सर सीधा सीधा आप कह लीजिए कि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी वंश के हैं, या फिर आप जो है ना, आपका कोई भी आधार हो, रंग रूप कैसा भी हो, उस पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें जो है ना अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ था सर, बहुत अच्छा बात है। आठवां पॉइंट क्या याद रखना है सर, तो राजस्व और बजट का अधिकार, यानी कि राजस्व जो है और बजट जो है उसका अधिकार मिला था किसको सर, तो गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि जो राजस्व है, जो इनकम है, जो यहाँ का संपत्ति है, उसका पूर्ण अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर जनरल को। कहाँ का गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे तो उसको ही मिल गया। एंड आगे क्या है सर, गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। अब आप समझिए कि पूरा जो तिजोरी का चाबी आपको दे दिया गया, यानी कि राजस्व का अधिकार आपको मिल गया। अब जैसे ही राजस्व का अधिकार आपको मिलता है तो आप ही ना निर्धारित करिएगा भैया कि हमको कौन सा पैसा, कितना पैसा कहाँ खर्चा करना है, किस सेक्टर में करना है। तो जैसे ही राजस्व और बजट की बात आएगा, आप जो है ना 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत चले जाइएगा, कोई यहाँ से गलती नहीं होने वाला है। 9वां क्वेश्चन का ये पॉइंट क्या है सर, तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण और विधि आयोग का गठन, यानी कि भारतीय जो कानून है ना उसका वर्गीकरण कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, और जो विधि आयोग है उसका गठन कर दिया गया। कैसे क्या होता है देखिए, भारतीय कानून का वर्गीकरण करने की व्यवस्था किया गया। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, जो भी कानून है उसको अलग अलग सेक्टर में बांट देना, जिस प्रकार का कानून है उसको उस कैटेगरी में डाल देना, यानी कि वर्गीकृत कर देना। ये जो है कब किया गया, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही किया गया। उसके बाद क्या है सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कार्यों के लिए विधि आयोग की स्थापना किया गया। क्या किया गया, विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो 1833 में ही याद रखिएगा, विधि आयोग भी याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे सर, विधि आयोग का भी जो है ना स्थापना कब किया गया, नियुक्ति कब किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की जो है ना अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग तो बना, लेकिन लॉर्ड मैकाले को भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को भी याद रखिएगा, क्योंकि अध्यक्षता इसका कौन किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था विधि आयोग की अध्यक्षता। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब। कब हुआ था, 1834 में। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। लेकिन हुआ कब था, 1834 में हुआ था। ये आपका जो है गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट वाला जो सेशन है, ये आपका यहाँ से ये हुआ भैया। ये क्या हुआ तो आप यहाँ देख लिए। अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर के 1853 का चार्टर अधिनियम। सर कितना अधिनियम पढ़ना होगा भैया, है थोड़ा सा, आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब क्या है सर, 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से जो है ना इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो नामजदगी था उसके सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। भैया सीधा सा याद रखिएगा, जो नामजदगी का सिद्धांत है ना, पहले जो अपना रिलेटिव को या अपने लोगों को यहाँ पे जो नौकरियाँ दे देता था ना, वो यहाँ पे समाप्त हुआ। और प्रतियोगी परीक्षा जो अभी आप लिखने जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, उसके लिए जो है ना प्रावधान किया गया। कहाँ से किया गया सर, तो कहाँ से किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सर यहाँ से किया गया। चलिए सर बहुत बढ़िया किया, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा जब होता है तो उससे जो है ना वैसे लोगों का सिलेक्शन होता है जो पढ़ने में तेज हैं, जिनको जो है ना ज़रूरत है, या फिर जिनको यूँ कह लीजिए कि वो जो है उसके लिए कुछ अपना समय दिया है, कुछ सीखा है, कि उसके पास टैलेंट है। और दूसरी बात तो इसके लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ये याद रखिएगा। दूसरा सर, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। यानी विधायी कार्य को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। यानी सर विधायी मतलब क्या हो गया, तो विधायी मतलब हो गया सर जो विधि बनाएगा। क्या हो गया,
जो विधि बनाएगा। और सर दूसरा आपने बताया प्रशासनिक मतलब क्या हो गया सर? प्रशासनिक मतलब हो गया भैया शासन और प्रशासन के लिए आप जानते हैं पुलिस कार्रवाई होता है, पुलिस को जो काम दिया जाता है, प्रशासन को जो काम दिया जाता है वो, यानी कि सर विधि बनाने का, नियम बनाने का काम को, सेक्टर को अलग कर दिया और प्रशासनिक कार्य के लिए अलग कर दिया गया दोनों का सेक्टर। इसके तहत परिषद के 6 नए पार्षद को जो है ना जोड़ा गया, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यानी कि सर ये भी तो इम्पोर्टेंट हो गया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि विधान पार्षद भी यहीं से गठन हो गया। क्या हो गया सर? विधान पार्षद का गठन हो गया, जिसमें कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। तो यहाँ से ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और 1853 का ये चार्टर अधिनियम को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल सर, ये जो आपने बताया 1853 का जे बी चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया कि सबसे पहले यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो है ना भर्ती शुरू होने की बात कही गई। और दूसरा हमने क्या देखा कि परिषद जो है विधायी और प्रशासनिक दोनों को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और इसी में हम लोग पॉइंट क्या देखें कि ये क्या देखें, इसी के तहत जो है 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? विधान पार्षद रखा गया। सर बिल्कुल सही जवाब है, विधान पार्षद इसका नाम जो है रख दिया गया। और इस प्रकार से आपने ये सारा पॉइंट को देख लिया। इसमें जो है ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा कुछ हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है और सारा कुछ बेहतरीन तरीके से हम बताने का आपको काम करेंगे। तो जितने भी लोग हैं भैया मेरे साथ जुड़े हुए, वो सभी जो है ना दिल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि कोई भी काम जब आप दिल से करते हैं ना तो वो मुश्किल क्यों ना हो वो काम, वो भी आसान हो जाता है। लेकिन जिसको आप छोटा सा काम को भी दिल से नहीं करते हैं, वो छोटा भी काम आपके लिए बड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो भैया जोड़ लीजिए दिल से दिल, क्योंकि आप सभी के बीच में आ गया है मिशन मंजिल, जो आपके हर सपनों को साकार करेगा और नॉर्मल कर देगा हर एक मुश्किल। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जो इसका अगला सेशन है उसमें सारा चीज़ हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। 1909 से लेकर के सारा अधिनियम को पढ़ेंगे 1947 तक। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका तैयारी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।